इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भारत के आर्थिक आंकड़े भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं। आईएमएफ का कहना है कि भारत की डेटा एडिक्वेसी जो है वो पर्याप्त नहीं है और इसीलिए उस पर उसने उसको सी ग्रेड में रखा हुआ है भारत को। और ये जो सी ग्रेड है ये भारत के सरकारी आंकड़ों, भारत के नेशनल अकाउंट्स और गवर्नमेंट फाइनेंस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। यानी कि जो सरकार अपना खाता पेश कर रही है उसके लिए, यानी जितने भी सरकारी अकाउंट्स से जुड़े हुए स्टेटमेंट्स आते हैं उन पर, और भारत भारत के वित्तीय आंकड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2025 के लिए उन्होंने 2025 की डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट एक्सरसाइज की है। उसमें भारत को सी ग्रेड मिला है। और ये ग्रेड क्या दिखा रहा है? इसका मतलब है कि आईएमएफ को लगता है कि भारत से आने वाले, भारत से निकलने वाले आंकड़ों में ऐसी कुछ कमी है, ऐसी कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से इसको बहुत सर्वेलेंस या निगरानी की आवश्यकता है। ये इसके ऊपर के ग्रेड्स होते हैं। ए ग्रेड होता है एडिक्वेट और बी होता है ब्रॉडली एडिक्वेट। तो ये ए और बी दोनों भारत को नहीं मिला है, इसके नीचे रखा गया है। इसका अर्थ है कि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो चली आ रही हैं, बनी आ रही हैं। यानी कि ये दिक्कत पहली बार नहीं है, ये दिक्कत है जो भारत से स्टैटिस्टिकल डेटा निकलता है, आर्थिक आंकड़े निकलते हैं, उनमें कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आईएमएफ और दूसरे जो लोग भारत की इकोनॉमी पर नजर रखना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट हों, इन्वेस्टर हों, पॉलिसी मेकर हों, यानी दूसरी सरकारें हों या अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हों, इनके लिए भारत की अर्थव्यवस्था की एक बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सटीक तस्वीर देखना, एक्यूरेट और टाइमली तस्वीर देखना मुश्किल हो जाता है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ की शिकायत है। और उन्होंने उसके कारण भी बताए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक फतवा जारी कर दिया कि ये भारत को हमने सी ग्रेड दे दिया जी। क्यों भारत को सी ग्रेड मिल रहा है अकाउंट्स के मामले में, ये उनका क्या है, ये नेशनल अकाउंट्स और गवर्नमेंट फाइनेंशियल डेटा के मामले में, उसके बारे में उसने बताया है कि ये कारण क्या है। और ये भी ध्यान रखें कि यह कोई नई बात नहीं है, ये चेंज नहीं है। पिछले साल भी यही था आईएमएफ का स्टैंस भारत के अकाउंट्स पर, और इस साल भी वही है। जबकि इस बीच में भारत के जीडीपी डेटा जो रिलीज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी टाइमलाइन बेहतर रही, अच्छी रही है। आईएमएफ का कहना है कि ये जीडीपी के डेटा के आने में कोई दिक्कत नहीं है और टाइमली है और अच्छा है। लेकिन मेथडोलॉजिकल वीकनेसेस हैं, यानी डेटा जुटाने के और डेटा रिपोर्ट करने के तौर तरीकों में कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं जिनकी वजह से आंकड़ों की एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। तो वो क्या है? एक पहला और बड़ा गंभीर उनकी शिकायत है कि भारत अभी तक 2011-12 को बेस ईयर के तौर पे यूज कर रहा है, रियल जीडीपी का हिसाब लगाने के लिए 2011-12 को आधार वर्ष मान रहा है। भारत की इकोनॉमी जो कि बहुत तेजी से चल रही है, बहुत डायनेमिक और इकोनॉमी है, जो कि पिछले 10 साल में बहुत बदल चुकी है, ये आईएमएफ का कहना मानना है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे में 10 साल पुराने, बल्कि 10 क्या, और 2011-12 का मतलब लगभग 14-15 साल पुराने दामों को और इकोनॉमिक वेट्स को, यानी कि इकोनॉमी में किस चीज को कितना वजन दिया जाएगा, ये आंकड़े बनाते समय जो रखा जाता है, वेटेज तय होती है अलग अलग चीजों की, तो वो इतना पुराना यूज करने का अर्थ है कि आज की तारीख में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो शायद सही मीटर उसके लिए नहीं है, उसको पढ़ने के लिए ये, क्योंकि ये भारत में जो नए सेक्टर्स इस बीच तेजी से उभर के आए हैं, नए कारोबार खड़े हो गए हैं, जैसे डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है, इसके महत्व को सही तरीके से रेखांकित नहीं कर रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये आंकड़ा उस वजह से गड़बड़ हो सकता है। इसलिए वो इस बेस ईयर पर सबसे पहले सवाल उठाते हैं। फिर उनका कहना है जो जो हमारा फ्लॉड मेथड है रियल जीडीपी जोड़ने का, तो वो कह रहे हैं उस डिफ्लेशन मेथड में गड़बड़ है कि जब रियल जीडीपी बनाते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी बनती है। तो भारत वहां होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हैं वो है नहीं यहाँ। यानी कि प्रोडक्शन के समय प्रोड्यूसर के पास किसी चीज की क्या कीमत होती है, इसको कैप्चर करने का तरीका नहीं है। इसको पीपीआई कहा जाता है। अभी क्या आता है? डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रिटेल में आता है। लेकिन
आईएमएफ की नजर में एक पीपीआई होना चाहिए, प्रोड्यूसर के पॉइंट पर क्या प्राइस इंडेक्स बन रहा है, जिससे आपको अच्छी तस्वीर, बेहतर तस्वीर सामने आती है। तो इसीलिए आज की तारीख में जो आंकड़ा है, जो डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा है, वो एक जगह से आ रहा है, एक सोर्स से आ रहा है, जिसमें फिर बहुत सारे सिक्लिकल बायसेस आ सकते हैं, नहीं गड़बड़ी आ सकती है। किसी मौसम में कुछ ऊंचा हो गया तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, किसी मौसम में किसी चीज की सप्लाई पे असर पड़ गया तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो अच्छा तरीका वो ये होता है कि डिफ्लेशन के डबल डबल डिफ्लेशन का मेथड अपनाया जाता है, जिसमें कि इनपुट आउटपुट, जैसा उनका कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों को जब सामने देखा जाता है तो फिर रियल वैल्यू एडिशन का असली आंकड़ा सामने आता है और वो बेहतर तस्वीर बनती है। फिर आईएमएफ का कहना है कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ी का मतलब धांधली नहीं है, लेकिन डिस्क्रिपेंसी है कि बहुत बहुत बड़े बड़े गैप आ रहे हैं जब प्रोडक्शन साइड से जीडीपी कैलकुलेट होती है और एक्सपेंडिचर साइड से, कि इतना इतना प्रोडक्शन हुआ देश में कुल मिला के और इतना खर्चा हुआ कुल मिला के, जब उनको जोड़ते हैं तो उनके अंदर का जब ग्रेनुलर डेटा में जाते हैं तो फिर वो बहुत बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं कहीं कहीं, कि ये दोनों आंकड़े मैच नहीं हो रहे हैं जो कि मैच होने चाहिए। और इसीलिए फिर, और इसकी वजह एक बड़ा भारी इनफॉर्मल सेक्टर है भारत में जो कैप्चर नहीं हो पाता है, और बहुत सारे खर्चे हैं जो कैप्चर नहीं हो रहे हैं या एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं। तो यहां एक उंगली उठाई है आईएमएफ ने। फिर उनका कहना है कि ग्रैन्युलर और सीजनल, यानी कि बहुत बारीक डेटा और हर मौसम का अलग अलग डेटा ये सामने नहीं आ रहे हैं, जिनके अच्छे ब्रेकडाउन होते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, और बाय वो सेक्टर वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना किया या सरकारों ने कितना किया, प्राइवेट सेक्टर ने कितना किया, और लोगों ने खुद यानी हाउस होल्ड जिसको कहते हैं घर परिवार में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये आते हैं लेकिन बहुत देर से, बहुत लंबे लैग के बाद आते हैं। और इसीलिए जब सीजनली एडजस्टेड डेटा टाइम से नहीं आता है तो फिर अंदर जो क्वार्टरली ट्रेंड पढ़ने की कोशिश करते हैं अर्थशास्त्री, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आईएमएफ का एक तर्क और है। और जो सरकार के स्टैटिस्टिक्स हैं वहां भी वही सी ग्रेड मिला है, और आईएमएफ के स्टाफ ने वहां भी बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं। एक और चीज है जो सबसे क्रिटिकल बात कह रहे हैं आईएमएफ की तरफ से उठाई गई है इस आंकड़े के साथ, कि कोई सरकारी तौर पर कोई टाइमली कंसोलिडेटेड डेटा जनरल गवर्नमेंट खर्चे के लिए नहीं मिलता है। जनरल गवर्नमेंट का अर्थ है केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें और सभी लोकल बॉडीज मिलाकर, लोकल गवर्नमेंट जिनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल बॉडीज कहिए, इन सबका पूरा खर्चा, इन सब के ऊपर पूरा कर्जा, इनका कोई भी एक आंकड़ा 2019 के बाद से पब्लिश नहीं हुआ है। 2019 में आया था 2015-16 का आंकड़ा, उसके बाद से पब्लिकेशन नहीं हुआ है। और इसीलिए आईएमएफ का कहना है कि यह बिल्कुल असंभव हो जाता है कि भारत के सरकारी घाटे का यानी फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल और सरकारी कर्ज का यानी सरकारों पर कितना कर्ज है, इसका सही हिसाब लगाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो स्टेट लेवल बोरोइंग है, राज्य सरकारें कितने कितने कर्ज में हैं, इसका हिसाब लगाना बहुत जरूरी होता है। और साथ में उनका कहना है कि हिसाब आ रहा है, मंथली डेटा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिविजुअल स्टेट्स का भी आ रहा है, लेकिन पूरे देश का एक कंसोलिडेटेड तस्वीर बहुत लगभग एक साल बाद आती है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो आंकड़ा देता है और वो भी बहुत संकुचित मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में आता है, जिसकी वजह से बहुत, आप कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था पर रियल टाइम नजर रखी जा सके तो वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये डेटा पूरी तरह से सब कुछ दिखा नहीं रहा है। इसमें सरकारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इन सब का, और इनके एक्स्ट्रा बजटरी फंड्स होते हैं जो कि बजट के बाहर होते हैं, तो वो सब भी नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह जहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बी ग्रेड दिया है आईएमएफ ने, ध्यान रखना चाहिए। वहां भी उनका कहना है कि जो कंजम्पशन बास्केट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का गणित जोड़ने के लिए जो बास्केट इस्तेमाल होती है, वो भी आउटडेटेड है, क्योंकि वो भी 2011-12 के हाउस होल्ड सर्वे पे आधारित है कि उस वक्त लोग क्या क्या चीजों पे कितना खर्च करते थे। इस हिसाब से किसी फैमिली के बजट का हिसाब बनाया गया है। आज की तारीख में वो फैमिली बजट बहुत बुरी तरह बदल चुका है, इसके बावजूद वो नई तस्वीर वहां कैप्चर नहीं हो रही है।
लेकिन आईएमएफ ने साथ में यह बात भी कही है कि भारत इन सब इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इशू उठाए गए हैं, पहले भी उठाए गए हैं। अभी भारत के नेशनल अकाउंट्स की और सीपीआई की नए बेस को लागू करने की तैयारी हो रही है, जहां पर ये अब 2022-23 के बेस ईयर को लेकर जीडीपी का कैलकुलेशन होगा और सीपीआई के लिए 2024 बेस ईयर माना जाएगा। तो और वो 2026 में ये नए बेस लागू हो जाने चाहिए, ये मानना चाहते हैं, जिसको आईएमएफ कह रहा है कि वो एक स्वागत योग्य कदम माना जाएगा। तो सारी पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये ज्यादातर इश्यूज अब एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन ये चिंता पैदा करने वाली खबर है और ये चिंता बढ़ाने वाला एक और कारक सामने आ गया है। दो आंकड़े आज सामने और आए हैं शाम को, जो परेशान करने वाले हैं। एक जीएसटी का कैलकुलेशन। पिछले काफी समय से आप हर महीने देखते हैं, सरकार बताती है कि कितना शानदार जीएसटी चल रहा है, लेकिन इस बार जीएसटी 12 महीने के लो पे आया है। 1.7 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़, लेकिन वो 12 महीने का सबसे कम है। अब इसके भी आगे एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं। लेकिन साथ में एक दूसरा आंकड़ा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो 14 महीने के लो पर है, 0.4% पर। और ये वाले आंकड़े जो दो हैं, जीएसटी और आईआईपी, ये शायद कल बाजार के लिए चिंता पैदा करने का कारण बनेंगे।